नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम ल्यूसेंट भूगोल के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखिए, ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन की एक प्रमाणित बुक मानी जाती है। इसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों का बिंदुवार संकलन दिया गया है, जो कि कम समय में दोहराया जा सकता है और इससे कम समय में ही सामान्य अध्ययन की अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो आज हम भूगोल के प्रथम अध्याय का इसमें अध्ययन करेंगे, जिसको कि बिंदुवार यहाँ दिया गया है। आप इन बिंदुओं को अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो आपकी सामान्य अध्ययन के भूगोल के जो भाग की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो आज ये मेरा भूगोल से संबंधित पहला वीडियो ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन का है, तो आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें हम इन बिंदुओं को देखेंगे, बिंदुवार इनका अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है, देखिए भूगोल है ये। भूगोल में देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिटोस्थेनीज, एक ग्रीक भाषी विद्वान, ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व, इसका समय माना जाता है, ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिटोस्थेनीज, एक ग्रीक विद्वान, ने किया, जिसका समय माना जाता है 276 से 194 ईस्वी पूर्व। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल, जियो अर्थात पृथ्वी और ग्रैफोस अर्थात वर्णन, से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो भूगोल शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो अर्थात पृथ्वी तथा ग्रैफोस अर्थात वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। देखो, जो जियोग्राफी शब्द है वो जियो और ग्रैफोस से बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्रैफोस का अर्थ है वर्णन। और जियोग्राफी को अगर दोनों शब्दों को एक साथ रखते हैं तो इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो ये पहला बिंदु है। पहले बिंदु में आपने जाना कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरिटोस्थेनीज ने किया और यह एक ग्रीक विद्वान था। और जो ज्योग्राफी है वो दो ग्रीक मूल शब्दों से बना है, जियो और ग्रैफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रैफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो इस प्रकार जियोग्राफी का वर्णन हुआ, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। भूगोल का नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, तो भूगोल के नामकरण का श्रेय और इस विषय को एक प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो यूनान के निवासियों को जाता है। आगे चलते हैं, अगला बिंदु है, हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। ठीक है, तो हिकैटियस नामक एक विद्वान ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। ठीक है, तो अध्ययन के तौर पर भूगोल को एक अलग विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। अगला बिंदु, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। आगे चलते हैं, इसकी दो विचारधाराएं थी। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल की दो विचारधाराएं थी। पहली जो विचारधारा है वो है संभववाद की। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद के अनुसार
मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लास। ठीक है, वाइडल डी लाब्लास और फैब्रे। ठीक है, तो इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लास और फैब्रे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ विधाओं के जनक यहाँ पर दिए गए हैं भूगोल की विधाओं के, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला है भूगोल के जनक, तो हिकैटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक ये अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, तो वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को। अगला है व्यवस्थित भूगोल का जनक, ये एरिस्टोस्थेनीज को माना जाता है, जो अभी हमने पढ़ा। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनीज। आगे चलते हैं, भौतिक भूगोल का जनक, तो ये है पॉलिडोनियम। पॉलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगला है सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो ये माना जाता है कार्ल ओ सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है कार्ल ओ सावर को। अगला है गणितीय भूगोल के संस्थापक, तो ये हैं थेल्स एवं एनेक्सिमिंडर। ठीक है, गणितीय भूगोल के जो संस्थापक हैं वह है थेल्स एवं एनेक्सिमिंडर। अगला है विश्व ग्लोब का निर्माता, तो ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। अगला बिंदु देखते हैं, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, तो ये हैं एनेक्सिमेंडर। ठीक है, जो यहाँ आए एनेक्सिमेंडर। थेल्स इन्होंने गणितीय भूगोल के संस्थापक भी रहे हैं और विश्व मानचित्र के निर्माता भी एनेक्सिमेंडर ही रहे हैं। और विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वो है मार्टिन बेहम। आगे चलते हैं, अगला बिंदु है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार हैं स्ट्रैबो। ठीक है, तो ये कुछ हमने चीज़ें देखी, एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए। भूगोल का जनक हिकैटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनीज, भौतिक भूगोल के जनक पॉलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर, और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम, विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्सिमेंडर, और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा जो पॉइंट है, पहला संभववाद। देखो, हमने संभववाद पढ़ा था। यहाँ देखिए, ये हमने पहला जो, ये देखिए यहाँ हमने पहले जो 20वीं शताब्दी का जो आरंभ में भौगोलिक मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भूगोल विकसित हुआ था। इसकी दो विचारधाराएं थी, एक तो संभववाद जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं निश्चयवाद। ठीक है, ये उसी का दूसरा भाग है। भौगोलिक विचारधारा का 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहला था संभववाद, अब है निश्चयवाद। निश्चयवाद को देखते हैं। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है ना। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेडजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक रेडजेल है, एलन सैम्पुल और हेलिंगटन।
हैटिंगटन, ठीक है, और हैटिंगटन। आगे चलते हैं, भूगोल की कुछ परिभाषाएं। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं देखते हैं यहाँ पर। पहला देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो ये परिभाषा है स्ट्रैबो की, ठीक है। फिर से देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली परिभाषा देखिए। अगली परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या बात है, ठीक है। भूगोल पृथ्वी की झलक को भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। तो ये परिभाषा है क्लेडियस टॉल्मी की है। क्लेडियस कोमा टॉल्मी। अगला बिंदु देखें, अगली परिभाषा है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा है कार्ल रिटर की। एक बार फिर से देखिए, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा देखिए, ये परिभाषा है कार्ल रिटर की। अगली परिभाषा देखिए, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये परिभाषा है ऑर्थर होम्स, ठीक है। ऑर्थर होम्स की ये परिभाषा है, क्या है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ऑर्थर होम्स की परिभाषा। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो ब्रह्मांड को देखेंगे हम। ब्रह्मांड से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। देखिए यहाँ ब्रह्मांड, तो पहला बिंदु देखते हैं, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। फिर से देखिए, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगला बिंदु, दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला बिंदु, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है उनको देखते हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ये किसके द्वारा दी गई थी? एब जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। जो अगली परिकल्पना है वो है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, यानी स्टडी स्टेट थ्योरी। ये दी थी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने, ठीक है। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टडी स्टेट थ्योरी, ये दी थी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। अगला बिंदु देखिए, अगला सिद्धांत जो है वो है दोलन सिद्धांत, यानी पल्सेटिंग सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये दी थी डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दी गई थी। अगला सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, यानी इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ये दी थी एलन गुथ के द्वारा प्रतिपादित ये थ्योरी की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, देखिए अगला बिंदु देखिए,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका जो प्रतिपादन है बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। आगे चलते हैं। हाँ, देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। आगे चलते हैं। अगला बिंदु है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। देखिए, जो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी में ये कहा गया है कि उस अनंत जो बिंदु था, आरंभ में जो बिंदु था उसमें अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ या बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उत्पत्ति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। अगला बिंदु देखते हैं। आप यहाँ पर कुछ नासा से एक नोट दिया है नासा से संबंधित। नासा यानी NASA द्वारा जून यानी 30 जून 2001 को डेविन विलिकंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना या माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब यानी मैप का शुभारंभ किया गया। मैप खोजी गई उपग्रह है। ठीक है, मैप एक खोजी उपग्रह। ठीक है, मैप एक
खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। ठीक है, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है, तो उसके द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, यानी अर्थात मैप का फुल फॉर्म जो MAP है, उसका फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब, यानी मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। आगे चलते हैं। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। ठीक है, तो 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी में निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्लू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। ठीक है, तो विल्किंसन के योगदान, जो विल्किंसन का जो योगदान रहा है, देखिए जो नासा के जो द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग पर रिसर्च की गई थी, जिसके बिग बैंग की पुष्टि हेतु शोध किया गया था, जिसके तहत ये मैप परियोजना यानी माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब परियोजना शुभारंभ की गई थी। और उन्हीं के नाम पर जो 2002 में जब डेविड विल्किंसन का निधन हो गया, तो इस परियोजना का नाम उन्हीं के नाम पर विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी या डब्लू मैप रख दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सैरन ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किमी लंबे सुरंग में लॉर्ज हैड्रन कोलाइजर यानी LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सैरन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नोट देखिए, ब्रिटिश महावैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे। आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए। ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सीज हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मंदाकिनी, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी या गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं।
ठीक है। तो मंदाकिनी जो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज माना जाता है, इसे मंदाकिनी कहते हैं, यानी गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला यानी स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है। तो अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी, जो हमारी मंदाकिनी है जिसका नाम आकाशगंगा या मिल्की वे है, उसका जो 80% भाग वो सर्पिलाकार है यानी स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु देखिए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया। आकाशगंगा के बाद यानी हमारी जो गैलेक्सी है उसके, हमारी गैलेक्सी के बाद की जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा यानी सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है उसका नाम देवयानी देवयानी या एंड्रोमेडा दिया गया है। आगे चलते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है। नवीनतम देखो जो ये नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। ठीक है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी वो देवयानी यानी एंड्रोमेडा है, और जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है वह ड्वार्फ मंदाकिनी है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं निहारिका पे। निहारिका क्या है? निहारिका या नेबुला यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। ठीक है। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। ठीक है। तो निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। तो सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ निहारिका संबंधी बिंदु देखिए। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ठीक है। तो निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। अगला बिंदु, ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। अगला बिंदु, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं व्हेल और कर्क। सुपरनोवा के बाद जिस पदार्थ का जन्म उत्सर्जन होता है उससे भी निहारिका का निर्माण होता है, जिसके उदाहरण है व्हेल और कर्क। अगला बिंदु, निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ठीक है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। आगे चलते हैं। हाँ, निहारिका के कुछ प्रकार दिए गए हैं। पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील और झील निहारिका। ठीक है। अगला बिंदु, अगला है परावर्तन निहारिकाएं। ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण ये प्लेइडेस निहारिका। ठीक है, प्लेइडेस निहारिका। अगला बिंदु,
श्याम निहारिकाएं ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो श्याम निहारिकाएं क्या करती हैं, ये अपने पीछे आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा को बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है ग्रही निहारिकाएं। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। अगला है न अब बिंदु है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला है हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। ठीक है, तो हमारे हमारे जो आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह, उसको क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम भूगोल के और अध्यायों को लेंगे ताकि हमारी और अच्छी तैयारी हो सके। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको लाभ होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे आने वाली जो समूहों की तैयारी है, यूपीएससी एसएससी की तैयारी है, उसमें मैं आपके साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।